Good morning. Good morning, sir. Good morning, Manish. Good morning, Nidhi. Good morning, sir. Good morning, Seema. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Today we are starting with a new course. ठीक है, फर्स्ट क्लास है अपनी इस कोर्स, दैट इज आरओसी एमसीए ई फाइलिंग के ऊपर हम ये क्लास ले रहे हैं। और तो हमारी क्लास जैसे शुरू हो रही है, तो क्लास से पहले एक बार मैं अपनी प्रोफाइल बता दूं। मेरा नाम CMA गौरव है और आई एम ए फेलो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और आई एम इन द प्रैक्टिस सिंस 2012। ठीक है, तो आरओसी की प्रैक्टिस में भी मैं हूँ 2012 से ही, और साथ साथ में जीएसटी की भी प्रैक्टिस करता हूँ। बाकी कॉस्ट जो मेरा मेन डोमेन है वो मेरा स्पेशलाइजेशन है। सो बेसिकली वी आर लर्निंग हेयर कंपनीज एक्ट रिलेटेड फाइलिंग। जब कोई भी हम नई कंपनी क्रिएट करते हैं, तो कोई भी रजिस्ट्रेशन लेते हैं या नई कंपनी क्रिएट होती है, तो उसके साथ कंप्लाइंसेस भी इन्वॉल्वमेंट होती है। यानी कि हम कोई भी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो उसके कंप्लाइंसेस भी करते हैं। ठीक है, तो इस कोर्स में जो हम सीखेंगे बेसिकली कि पूरा पोर्टल ओवरव्यू, कि एमसीए का जो पोर्टल दिया है एमसीए वालों ने हमें, उसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं या फीचर्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे कि उस पोर्टल फीचर्स को आपको कैसे यूज करना है अपने डे टू डे वर्क में। जो ये एमसीए का पोर्टल है, उस एमसीए पोर्टल में जो डे टू डे वर्क्स है हमारे रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट या रिलेटेड टू एलएलपी एक्ट, जो भी फाइलिंग्स करनी है उसको आप कैसे करोगे। और साथ साथ में हम नई कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना भी सीखेंगे, नई एलएलपी को भी इनकॉर्पोरेट करना सीखेंगे थ्रू न्यू पोर्टल। और जो इसके एनुअल कंप्लाइंसेस होते हैं, लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के MGT 7 और UC 4, स्मॉल कंपनी के केस में MGT 7 जाता है, और जो एलएलपी कंपनी के केस में फॉर्म 811। उसके अलावा कुछ और भी कंप्लाइंसेस हम सीखेंगे, लाइक अपना जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस अगर हमें सिचुएट करना है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइप में अगर हमने मेलिंग एड्रेस डाला था और फर्स्ट टाइम हम कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस बना रहे हैं, तो वो कैसे फाइल करेंगे। कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज करना है तो वो आप कैसे चेंज करोगे। देन अगर इन केस हमें कंपनी बनने के बाद तुरंत एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी होती है विद इन 30 डेज, ताकि हम अपनी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट को फाइल कर सके, उसकी अपॉइंटमेंट ले सके। ठीक है, और वही 30 डेज के अंदर ही अपना रजिस्टर ऑफिस भी बनाना होता है। फिर एक कंप्लाइंस होती है जो विद इन 180 डेज हमें फाइल करनी होती है फॉर एवरी न्यूली सेटअप कंपनी, दैट इज अ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। हमने भाई अपना बिजनेस कमेंस कर लिया है, और उसके लिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि कंपनी ने अपने बैंक अकाउंट्स ओपन किए और जो भी शेयर सब्सक्राइबर थे शेयर्स के, ठीक है, उन्होंने शेयर एप्लीकेशन मनी बैंक्स में ट्रांसफर कर दिए। तो उसके डॉक्यूमेंट के साथ हम कंप्लाइंस फाइल करते हैं, जो कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का होता है। ठीक है, फिर एक सीखेंगे हम डिन का केवाईसी, कि एवरी ईयर एक कंप्लाइंस करना होता है कि जब नया डायरेक्टर आता है उसको एक डिन नंबर मिलता है, तो उसको एवरी ईयर एक डिन की केवाईसी भी करना मैंडेटरी होता है। तो ये सारा का सारा पार्ट हम कंपनी इनकॉर्पोरेशन एंड ई फाइलिंग कोर्स में, जो हम अभी क्लास लेने जा रहे हैं, उसमें सीखेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको क्या सीखने वाले हैं? थोड़ा सा ओवरऑल आपको मिल गया? Yes, sir. ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी बताना नहीं चाहते। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आप लोग की प्रोफाइल जानना चाहूंगा कि आप लोग जो प्रोफेशन सीख रहे हैं उसमें सारे बंदों की प्रोफाइल क्या है। निधि, आप बेसिकली एक कंपनी से गेट रही है ना? Yes, sir. I am a company. My training is left, but I have completed my exam. You have cleared your CS? Yes, sir. Clear my CS, but my training is left now. Okay, your training is going on. Okay. Seema, what is your Yes. qualification? सर मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, अभी जॉब देख रही हूँ फ्रेशर की। फ्रेशर की जॉब देख रहे हैं। कभी इससे पहले ट्रेनिंग वगैरह कंडक्ट करी आपने? सर ली थी ट्रेनिंग, लेकिन है ना मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई। ठीक है, सोमित। सोमित, और सर हेलो व्हाट यू डू? सुमित, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? सर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सीए हूँ, और बेसिकली मैं इनिशियली तो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा था PwC KPMG, बट फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड प्रैक्टिस स्टार्ट किया हूँ। बट मेरा मेन डोमेन है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। जनरली
फिल्म के अकाउंटिंग एंड ऑल दिस थिंग्स जनरली ज्यादा देखता हूँ rather than जो ट्रेडिशनल जो सीए जो रिटन फाइलिंग एंड ऑल दिस थिंग. बट इवेंचुअली क्या है, बहुत सारा काम आ रहा है. जनरली इनिशियली आउटसोर्स कर रहा था, बट मैं अभी फुल प्ले सोच रहा हूँ कि सर वन 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 पॉइंट ऑफ विंडो रहो जहाँ मैं सभी चीज करूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके कंप्लायंस से लेके एंड देन ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो अकाउंटिंग है वो भी. मतलब सो दैट द रीजंस मैंने ये, मतलब क्या होता है सर कि आउटसोर्स करने से मैं बोला कि खुद ही अब जान लो, समझ लो. नहीं, दैट्स ग्रेट. बेसिकली हमारा पर्पस भी यही है कि हम मोर एंड मोर प्रोफेशनल्स को इंडिपेंडेंट बना सके अदर वर्क के लिए, ताकि वो अपना जो काम है और क्लाइंट है वो किसी दूसरे के साथ शेयर ना करे. ठीक है, अंडर वन विंडो जब किसी क्लाइंट्स को अंडर वन विंडो सारी सर्विसेज मिल जाती है तो उससे हाँ बेटर चीजें कुछ नहीं होती कि रेदर देन हम कंपनी की फाइलिंग के लिए किसी दूसरे को देखें, रेदर देन हम इनकम टैक्स के लिए किसी दूसरे को देखें, फिर हाँ हम हाँ. किसी सर्टिफिकेशन के लिए किसी दूसरे प्रोफेशन को देख रहे हैं. तो इट्स बेटर कि आप किसी अपने को ट्रेन कर लो और साथ साथ में अपने ट्रेनी को ट्रेन कर लो ताकि वो आपका वर्क इजीली हैंडल कर सके. एग्जैक्टली सर. अगर क्या होता है ना सर कि क्लाइंट जो है ना, व्हेन यू आर अ सीएस और सीए व्हाटएवर, दे थिंक दैट यू आर अ गूगल, यू नो यस एवरीथिंग. यस दे हैव यस दैट यस, एक्सपेक्टेशन. दैट इज और बिल्कुल राइट. या और या यही हाँ मेरा प्रोस्पेक्ट था. इसी वजह से 2012 से जब मैंने स्टार्टिंग की थी प्रैक्टिस, तो आई हैव केप्ट ओपन माय ऑल डोमेन. मेरे को अगर आप देखोगे तो मैं जीएसटी की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ और बड़ी अच्छे से ट्रेनिंग देखता हूँ. ठीक है, आई कैन गिव यू द ट्रेनिंग ऑफ आरओसी. मैंने 2012 से भी आरओसी की प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी. जब नया कंपनी एक्ट आया था तो मेरे को फर्स्ट टाइम कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में टेक अराउंड 2 to 3 सबमिशन, क्योंकि बिल्कुल नया था, सब कुछ चेंज हो गया था कंपनी एक्ट में 2013 में. तो उसके बाद से मैं कंपनी की ऑल कंप्लाइंसेज वगैरह का देख रहा हूँ सारा काम, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि क्लाइंट्स कभी भी कुछ भी बोल देता है. क्लाइंट कभी बोल देगा भाई मेरी कंपनी को ही बंद कर दो, कभी बोल देगा कन्वर्ट कर दो, कभी बोल देगा वो मेरा चार्ज क्रिएट कर दो. ठीक है, एसेट्स के ऊपर में कभी और क्या क्लाइंट. हाँ और और क्या होता है ना सर कि फॉर एग्जांपल ये छोटी छोटी चीज होती है. फॉर एग्जांपल ये नाम, जितना जल्दी नाम होता है उतना जल्दी नाम खराब भी होता है. फॉर एग्जांपल आपने जीएसटी का काम ले लिया, बिल्कुल समझे बात. सर, एंड देन यू आर नॉट स्पेशलाइज इन जीएसटी और आरओसी और समथिंग लाइक दैट, एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर दिस थिंग. होता क्या है बिल्कुल ना सर कि अगर वो काम अगर आप नहीं किए या किए तो फिर वो, मतलब इवन दो यू आर गुड बट स्टिल आप डिपेंडेंस के चलते आप अपना नाम खराब कर लो. तो माय ऑब्जेक्टिव इज दैट लेट बी इंडिपेंडेंट वॉट एवर. एंड when you take whatever work, do with your utmost importance and deliver your work, whatever the might be of fees or something like that, but let be independent. And best part क्या है सर कि बेसिकली मतलब क्या होता है कि सर कोई बात नहीं, मतलब कोई कुछ लोग है कि अगर 2 दिन में सीखेंगे, बट इवेंचुअली अपने अकाउंट्स में है ना सर, देयर इज अ टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस. तो ऐसा नहीं कि सीख नहीं पाएंगे, बिल्कुल हो सीख जाएगा पाएंगे. सर. हाँ हाँ जब हो हमने जाएगा. सीए क्लियर कर लिया, हमने सीएमए क्लियर कर एग्जैक्टली लिया, हमने एग्जैक्टली सीएस सर. क्लियर कर वो लिया, इतनी इतना बड़ी हार्ड. पहाड़ तो वी सी एस हैव द सी एस लर्निंग हाँ. कैपेबिलिटी, वी हैव द या लर्निंग कैपेबिलिटी, हम सीख So सकते हैं. there is only a timing difference, not a permanent difference. Eventually everyone will ना let be independent. दैट्स So ये क्या है ना सर, इसीलिए दैट्स अ मुझे ये ग्रेट बहुत थिंग. एक्सपेक्ट, हाँ, इसीलिए एक्सपेक्टेशन बहुत है सर, क्योंकि आई जस्ट वांट टू बी, मतलब ठीक है एटलीस्ट बेयर मिनिमम आइडिया हो जाए, एंड सो दैट आई कैन इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूट एवरीथिंग, वेदर इट्स ट्रेडमार्क, कॉपीराइट देखो, और इस क्लास के बाद मैं एक एश्योरेंस देता हूँ कि दैट यू कैन स्टार्ट योर वर्क बाय ऑन. ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो एक्सपर्टाइजेस आ जाएगी. ठीक है, बट जैसे जैसे हम क्लास को लेना शुरू करेंगे और कंडक्ट करना शुरू करेंगे तो आप एटलीस्ट अपने काम को किसी दूसरे को देना छोड़ दोगे और खुद से करना शुरू कर देंगे. ठीक है, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग शोभित कि आप अपना ये सारा करना चाह रहे हो. और दिनेश, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? दिनेश, Yes, sir. Good morning. वेरी गुड मॉर्निंग. Sir, I am an advocate. यू आर एन जी, एडवोकेट. साथ साथ में जीएसटी और इनकम टैक्स की भी प्रैक्टिस है. बड़ी अच्छी बात है यार, बड़ी अच्छी बात है. इस क्लास में ऑल 4 प्रोफेशनल्स जो इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं. मैं खुद एक कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, चलो मैं बता रहा हूँ. निधि एंड सीमा इज ऑलरेडी कंपनी सेक्रेटरी. सुमित, यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो दिनेश, यू आर एडवोकेट. तो बड़ी अच्छी चीज है और आप लोग प्रैक्टिस में जा रहे हैं और बड़ा वाइड एरिया है कॉर्पोरेट प्रैक्टिस का. तो हम कॉर्पोरेट प्रैक्टिस को लर्न कर रहे हैं. दैट इज गुड थिंग. सोहिल, व्हाट यू डू? Sir, I'm a law student at National Law University, Odisha. You are a law graduate. Law student. Law Currently, I'm in student. third year. Okay, that's good. Nidhi? Oh, Nidhi तो already moved on है. Rahul?
राहुल, Yes, sir. Yes, what sir. you do? Sir, I'm वैसे तो I'm handling my family business, transportation business, but by qualification I've completed CS as well as LLB. So I'm gaining more experience on the practical part of this class, ताकि side by side में अपना भी कुछ establish कर सकूं. And I think कि we can all work as a team and जो भी अगर कुछ होगा तो we can manage as a team. So I think this will help us to form a group. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुड. So one more person left, Manish. यस सर. सर मैं अभी सीए में हूँ. गुड मनीष. कोर्स अकाउंटेंट मैंने अभी क्लियर करा अपना. अभी क्लियर करा है तो अभी इसमें ट्रेनिंग एग्जाम थी पिछले कुछ अटेम्प्ट्स के लिए. तो मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाया तो मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए था इसलिए मैं आया. अच्छा, दैट्स वेरी गुड. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. हम क्लास स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको बताया, पूरा प्रोसेस समझाया कि क्लास में हम कैसे आगे बढ़ेंगे. धीरे धीरे हम एक एक स्टेप्स को कंटिन्यू करूंगा. थोड़ा ये क्लास अबाउट जो भी मैंने आपको बोला है कि ये सारी चीज हम कंडक्ट करने वाले हैं, तो इट विल टेक अराउंड 25 क्लासेस. ठीक है, बिल्कुल आराम से कराऊंगा ताकि आप लोग, मेरा मोटिव है कि आप लोग खुद से सीख, मतलब खुद से कर सके. और जब हम खुद से करने की बात कर रहे हैं तो जब तक हम पूरे फॉर्म्स को नहीं समझेंगे और उसके अटैचमेंट्स को नहीं समझेंगे या उसके सिनेरियो नहीं समझेंगे, तब तक हम खुद से नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए प्रैक्टिकल क्लास, तो आई होप कि सारे बंदे ऑलरेडी, मोस्टली पर्सन इज वेरी प्रोफेशनल्स. ठीक है, और दे हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द थियोरेटिकल पार्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट. तो थियोरेटिकल पार्ट में मैं आपको जाऊंगा, बट आई हैव मेड द सेपरेट वीडियो फॉर दैट. ठीक है, थियोरेटिकल कंसेप्ट को लेके. ठीक है, तो बेसिकली हम प्रैक्टिकली कंसेप्ट्स को लेके जाएंगे कि हाउ थिंग्स विल गो थ्रू थियोरेटिकल थिंग्स. ठीक है, जब आपके पास कोई काम आए तो उसे आप कैसे डिलीवर करते हो. तो सबसे पहली चीज आती है कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि पोर्टल क्या है. क्योंकि हमें पता है अब ईच एंड एवरीथिंग ऑनलाइन हो गई है, नथिंग इज ऑफलाइन. ठीक है, मिनिस्ट्री से कुछ नहीं करना, जो काम करने हैं आपको इसी पोर्टल के थ्रू करने हैं, एमसीए पोर्टल के थ्रू. और अगर आप सब अवेयर होंगे तो मिनिस्ट्री ने अपना पोर्टल थोड़ा सा चेंज भी किया है. ठीक है, 2018-19 में कुछ पोर्टल अलग था, फिर थोड़ा सा उन्होंने इसका आउटलुक बदला, चीजें लोगों को समझ में नहीं आई, कहाँ चला गया वो ऑप्शन. ठीक है, फिर लोगों को धीरे धीरे समझ में आया. अब उन्होंने क्या किया कि ई बेस्ड फॉर्म लेके आ गए. पहले जो इनकॉर्पोरेशन होती थी वो फॉर्म बेस्ड होती थी. अब उन्होंने बोला कि नहीं, हम कुछ ई प्रोसेस करेंगे, फॉर्म हम कुछ आपको सिस्टम में डाउनलोड करके नहीं करना, आप सब कुछ ऑनलाइन फिल करो और उसके बाद उसमें जो डीएससी लगाना है अटैच करना है, अटैच करके फिर अपलोड कर दो. उसी तरह से जब वो कंपनीज में चेंज किया, उसके बाद उन्होंने एलएलपी के लिए प्रोसेस रखा था कि नेम चलो आप अप्लाई कर लो, बट जो फॉर्म्स है वो ऑफलाइन भरना. तो जब उन्होंने कंपनी एक्ट को चेंज किया तो कंपनी से रिलेटेड भी फॉर्म चेंज हो गया. अब उन्होंने एलएलपी एक्ट भी चेंज किया है, तो एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन भी उन्होंने पूरा ई प्रोसेस कर दिया है. जब ये ई प्रोसेस हुआ तो काफी बच्चों को तो यही समझ नहीं आ रहा है कि लॉगिन कहाँ से करूं और साइन अप क्या होगा. 4-5-10 दिनों के लिए तो डिसेबल्ड हो गया. ठीक है, तो मैं आपको एमसीए पोर्टल का ओवरव्यू दे देता हूँ. हो सकता है कुछ बच्चे को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा एमसीए पोर्टल के ओवरव्यू के बारे में. तो फिर भी हम एक बार बिल्कुल गो थ्रू से हम ये मान के चल रहे हैं कि किसी को कुछ नहीं आता. ठीक है, और बिल्कुल सारे एक फ्रेशर के रूप में इस क्लास को ले रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारा एमसीए पोर्टल है, mca.gov.in. ठीक है, इसके सबसे टॉप एंड राइट कॉर्नर में आप देख रहे होंगे हमारे पास साइन इन और साइन अप का ये बटन है. ठीक है, तो हम साइन इन और साइन अप पे क्लिक करते हैं तो ये हमें बिल्कुल नए पोर्टल पे लेके जाता है. पहले हमारा लॉगिन पोर्टल कुछ इस तरह से नहीं था, बट ये लॉगिन पोर्टल चेंज कर दिया है. ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है वेलकम टू एमसीए एलएलपी फाइलिंग एंड सर्विसेज. ये बेसिकली पोर्टल जो है, पहले जो यूजर रजिस्ट्रेशन होती थी, पहले जो यूजर आईडी लॉगिन पासवर्ड होता था वो सिंपल, एक बार आप यहाँ पे जब रजिस्टर नाउ पे करते थे, यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करते थे तो आप रजिस्टर नाउ कर पाते थे और रजिस्टर नाउ करके अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करके आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड बना देते थे. बट यूजर आईडी पासवर्ड जब हम बनाते हैं तो बेसिकली 2-3 तरह के यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट होते हैं. ठीक है, अलग अलग टाइप की यूजर आईडी पासवर्ड है. अब यहाँ पे जब आपने यूजर आईडी पासवर्ड बना लिया तो ये लॉगिन पोर्टल है, यहाँ से आप यहाँ से लॉगिन और यूजर आईडी डालोगे और पासवर्ड डालोगे. अब यूजर आईडी पासवर्ड बनेगा कहाँ से, ये आपका ये पोर्टल है. ठीक है, यहाँ पे आप रजिस्टर्ड नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं. बड़े सारे बंदों को ये क्वेरी आ रही है कि सर ये तो एलएलपी का है,
बट ये एलएलपी का नहीं है, ये एलएलपी प्लस कंपनी एक्ट दोनों के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, जिन पर्सन का ऑलरेडी पुराना रजिस्ट्रेशन है, जिन पर्सन का ऑलरेडी पुराना पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, उनको भी नए पोर्टल पे अगर आपको एक्सेस करना है, नए पोर्टल पे एक्सेस करना है, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया है। उसका मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे आपको पुराने पोर्टल से नए पोर्टल के थ्रू की तरफ माइग्रेट होगे, उस पोर्टल का यूजर आईडी पासवर्ड आप इस पोर्टल पे कैसे यूज करोगे। ठीक है, जो पुराना पोर्टल था MCA21 का। अब जो कंपनीज की फाइलिंग है, कंपनीज की फाइलिंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए डायरेक्टली लॉगिन आपको यहाँ से दिया गया है। ठीक है, ये तो LLP से रिलेटेड है, और अगर आपको नया यूजर आईडी बनाना है तो उससे रिलेटेड है। लेकिन जो अगर आपकी ऑलरेडी यूजर आईडी बनी हुई है तो आप उसके लिए ये लॉगिन टू कंपनी फाइलिंग का यूज करोगे, और इस सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे आप वापस से अपने उस पोर्टल पे चले जाते हो जो ऑलरेडी काम कर रहे थे पहले। ठीक है, MCA पोर्टल पे, वो इस पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। पहले हम यहीं से लॉगिन करते थे, बट यहाँ पे पहले एक ऑप्शन होता था साइन अप का भी, ठीक है, टू क्रिएट योर न्यू यूजर। तो बट वो ऑप्शन यहाँ से चला गया है। तो क्या हम अपनी जो कंपनीज की फाइलिंग है वो नहीं कर सकते? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपनी फाइलिंग जो करेंगे वो जब मैंने बताया था आपको, यहाँ पे हम साइन अप पे क्लिक करके इस ऑप्शन को रजिस्टर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से करेंगे। तो अगर आप पुराना पोर्टल लॉगिन करते हैं तो लॉगिन आपको अगर आप पास है तो यूजर आईडी पासवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे हमारा यहाँ पे है। तो हमने यहाँ पे ये आपका पुराना पोर्टल था। ठीक है, ये आपको लॉगिन करने के बाद पोर्टल मिलता है। ठीक है, जहां से आप कंपनी से रिलेटेड फाइलिंग करोगे। LLP की फाइलिंग यहाँ से नहीं होगी, LLP की फाइलिंग आपको LLP के नई पोर्टल से होगी। तो कंपनीज की फाइलिंग करनी है तो ओल्ड अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड है, ठीक है, तो उसके थ्रू आप यहाँ से लॉगिन करके आपको ये वाला पोर्टल आपको मिल जाता है। ठीक है, अब मिनिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि जब तक आप यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन नहीं करोगे तब तक वो काम आप नहीं कर सकते हो। बट कुछ ऐसे वर्क हैं जो हमारे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए, मुझे किसी कंपनी के इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए जरूरी होती है। ठीक है, वो काम हम बिना लॉगिन के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे मैं एक बार साइन आउट कर रहा हूँ। MCA पोर्टल हम दोबारा से लॉगिन करते हैं। अब हमें ये MCA पोर्टल जो आप लॉगिन करोगे फर्स्ट टाइम वो आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब इस टैब में देखो, यहाँ पे तो अबाउट MCA है। ठीक है, यहाँ पे तो आपकी जस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है। ठीक है, अबाउट MCA, वीडियो गैलरी, एक्ट एंड रूल्स अगर आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ बड़ा अच्छे से डिफाइन कर रखा है। ई बुक्स बहुत अच्छा है। कोई सेक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ई बुक पे क्लिक करो और यहाँ से आप बड़े अच्छे से कंपनीज एक्ट के बारे में, कंपनी एक्ट 2002 जो भी एक्ट है उसका ई बुक आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, ई बुक में आपको बड़े अच्छे से नोटिफाई किया गया है कौन सी चीजें कहाँ पे गिवन है। देखो जैसे यहाँ पे सर्च सेक्शन टाइटल है। ठीक है, सर्च इन सेक्शन कंटेंट, अगर सेक्शन के अंदर कोई वर्ड अगर स्पेशली ढूंढना चाह रहे हो तो आप सर्च इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने बोला भाई डायरेक्टर से रिलेटेड कोई कुछ है या क्या, मतलब डायरेक्टर के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, कि आपने बोला डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन, आपको सेक्शन नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे सर्च कर सकते हो। तो अगर कुछ होगा यहाँ पे तो आपको ये आपको बड़े अच्छे से पूरा डिफाइन करता है और इसको आपको बताता है। तो यहाँ पे इसके रूल्स, फॉर्म्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अदर, मतलब आपको एक्ट से रिलेटेड जो भी जानना है, कुछ पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ से ई बुक के थ्रू आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगर आपको कंपनी एक्ट का PDF वर्जन चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फिर उसी तरीके से आपको LLP एक्ट के PDF वर्जन चाहिए तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये जो माई वर्क स्पेस है ये आपको तब ओपन होता है जब आप MCA पोर्टल पे लॉगिन करते हो। बेसिकली माई वर्क स्पेस ये वो पोर्शन है जहाँ पे आपने जो भी कंपनी की फाइलिंग करी है, ठीक है, उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको भी कवर करते हैं साथ साथ में। हम यहाँ से साइनिंग पे जा रहे हैं। साइनिंग पे जाके हमने लॉगिन फॉर कंपनी फाइलिंग करी और यहाँ पे अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड यूज किया। ठीक है, ठीक है, ये लॉगिन हो गया। अब ये मेरा माई वर्क स्पेस ये है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा
तो ये मेरा माई वर्क स्पेस है। माई वर्क स्पेस के थ्रू ही आप कोई फॉर्म अपलोड करते हो। जब आप कोई फॉर्म डाउनलोड करते हो मिनिस्ट्री का फाइल करने के लिए, ठीक है, उसे आपको मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे अपलोड करना है फाइलिंग के लिए, तो आप लॉगिन के बाद माई वर्क स्पेस में जाते हो। ठीक है, माई वर्क स्पेस में जाके यहाँ पे अपलोड ई फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये विंडो ओपन होगी। ठीक है, इस विंडो में 2 पॉइंट है, एक है नॉर्मल फॉर्म्स और दूसरा है रीसबमिशन फॉर्म्स। दोनों में अंतर समझो। नॉर्मल फॉर्म्स का मतलब हो गया आप फॉर्म्स को फर्स्ट टाइम अपलोड कर रहे हो मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे। कोई आपने सपोज कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, स्पाइस फॉर्म का पूरा फॉर्म फिल कर लिया ऑनलाइन और उसके बाद फॉर्म को डाउनलोड किया, उसमें डीएससी अटैच किए और उसको फिर आपको अपलोड करना होता है। ठीक है, या कोई आप कंपनी की एनुअल फाइलिंग कर रहे हो, डायरेक्टर्स का एडिशन है, रिन्यूअल है, कोई भी फॉर्म आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म पे क्लिक करते हो। ठीक है, जब आप नॉर्मल फॉर्म पे क्लिक करोगे तो ये पूछेगा यहाँ पे लिंक फॉर्म। लिंक फॉर्म का मतलब होता है वैसे फॉर्म्स जहाँ पे आप मल्टीपल फॉर्म्स को अपलोड करो, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म से लिंक्ड है। जैसे अगर आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करोगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को या फिर आप उसको इनकॉर्पोरेट करोगे लिमिटेड कंपनी को, ओपीसी को, तो उसमें मल्टीपल ऑफ फॉर्म्स एक साथ अपलोड करने होते हैं। जैसे स्पाइस 32 होता है, ठीक है, एजाइल फॉर्म होता है, ठीक है, INC 9 होता है, ठीक है, उसके अलावा PFA साइज के फॉर्म्स हैं, मतलब उसके अलावा स्पेशल सिग्नेचर है। तो ये सारे फॉर्म्स बेसिकली आपको क्या है, एक साथ अपलोड करने होते हैं। ठीक है, एक साथ अपलोड करने होते हैं और किसी सीक्वेंस में अपलोड होता है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन तो सिर्फ एक ही है, ब्राउज का। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्म, तो ऐसा नहीं है कि सारे फॉर्म वहां सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लिंक्ड फॉर्म पे क्लिक करना है। ठीक है, किस पे क्लिक करना है, लिंक्ड फॉर्म पे। और यहाँ पे आपको जितने फॉर्म अपलोड करने हैं एक साथ, उस पे आप एक एक करके क्लिक करोगे। सपोज करो आपको 5 फॉर्म अपलोड करने हैं, तो 5 यहाँ पे क्रिएट करोगे, 1 2 3 4 एंड 5। और फिर एक एक फाइल इस फॉर्म में इन ब्राउज में आप अपलोड कर दोगे। यहाँ से ब्राउज के टैब पे क्लिक करते हो और यहाँ से अपनी फाइल जो भी आपने सेव कर रखी है उससे उसको उठा के आप यहाँ पे कंप्लीट कर देते हो। जैसे यहाँ पे मैंने बोला भाई कुछ भी है, फाइनेंशियल ईयर 21-22, मुझे मान लो ये फॉर्म फाइल करना है, एडिटिव 1। जैसे मैंने बोला DIR 2 फाइल, ये कोई भी डॉक्यूमेंट है उसे ओपन करो तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही करके ये फेक पाथ आपको दिखाएगा, इससे आप ये मत करना कि यार ये लोकेशन गलत ले रहा है। ऐसे करके आप ब्राउज करके अपने सारे फॉर्म्स को यहाँ पे डाल के इसे अपलोड करते हो। ठीक है, जब अपलोड करोगे तो फिर ये फॉर्म प्रोसेस होगा और उसका चालान जनरेट होगा। ये पूछेगा कि पेमेंट कैसे करनी है, ये हम आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आपको ये फॉर्म जब अपलोड करोगे तो ये पेमेंट प्रोसेस तक कैसे जाते हो, फिर SRN कैसे जनरेट होगा, SRN जनरेट करने के बाद पेमेंट कैसे होगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब हम वाई बॉक्स पे फॉर्म को अपलोड कैसे करते हैं। तो फॉर्म को अपलोड करने के लिए समझ गए, जब नया फॉर्म अपलोड कर रहे हैं तो उस समय आपको नॉर्मल फॉर्म पे क्लिक करना है। ठीक है, और नॉर्मल फॉर्म अगर लिंक्ड फॉर्म है तो आप साथ में इस बटन पे क्लिक करोगे और जितने फॉर्म्स आपको एक साथ अपलोड करने हैं उतनी बार ऐड मोर लिंक फॉर्म पे क्लिक करके ये टैब ओपन कर लोगे। अगर गलती से एक ज्यादा हो गया तो यहाँ से क्लोज कर लेना। ठीक है, अगर आपका फॉर्म लिंक्ड नहीं है, सिंगल एक फॉर्म है, ठीक है, तो इसे आप अनचेक करो और सिंगल फॉर्म है तो यहाँ से ब्राउज करके आप उस फॉर्म्स को अपलोड कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, हाँ ना? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ये तो भाई बात हुई कि जब हम फॉर्म को फर्स्ट टाइम अपलोड कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म्स को फर्स्ट टाइम अपलोड कर रहे हैं। ये सेकंड आता है रीसबमिशन। रीसबमिशन का मतलब होता है हमने मिनिस्ट्री में कोई फॉर्म अपलोड किया, SRN जनरेट हुआ, पेमेंट हमने कर दी, मिनिस्ट्री उसको चेक करेगी, गो थ्रू करेगी। ठीक है, गो थ्रू करने के बाद ही मिनिस्ट्री उसका अप्रूवल देती है। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट टाइम हम कंपनी में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो हमने कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए नॉर्मल फॉर्म पे क्लिक करके लिंक फॉर्म क्लिक किया और फिर यहाँ से अपलोड कर दिए ऐड करके सारे फॉर्म्स को। या सपोज करो हमने एक फॉर्म अपलोड करी चार्ज क्रिएशन की या कोई भी चेंजेस की, ठीक है, उसको मिनिस्ट्री वेरीफाई करता है और मिनिस्ट्री वेरीफाई करने के बाद देखता है कि उसमें कोई एरर है या उनको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उनको और भी कुछ चाहिए, तो आपको फॉर्म क्या कर देगा, रीसबमिशन के लिए डाल देगा। किसके लिए डाल देगा, रीसबमिशन के लिए, कि ये फॉर्म आप इसे इन एरर को रेक्टिफाई करके आप रीसबमिट करो। तो जब हम रीसबमिट करते हैं तो वहां पे हम माई वर्क स्पेस में जाएंगे, अपलोड माई वर्क स्पेस में जाके और यहाँ पे अपलोड ई फॉर्म में जाओगे
और यहाँ पे आप रीसबमिशन पे क्लिक करोगे। किस पे क्लिक करोगे? रीसबमिशन पे। और यहाँ पे वो SRN डालोगे, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, जिसके अगेंस्ट में आपने फर्स्ट टाइम वो फॉर्म अपलोड किया था, या वो मेल भी जब आती है तो उसमें भी वो SRN आपके लिखा होगा कि आपका ये SRN है, इस SRN के अगेंस्ट में आपने ये फॉर्म फाइल किया था और इसमें ये डिफिशियंसी है। ठीक है, तो उस केस में फिर आपको वो SRN नंबर डाल के और वो फॉर्म फिर आपको ओपन करना है। ठीक है, अगेन SRN रीसबमिशन फॉर्म जो आप दे रहे हो वो एक लिंक्ड फॉर्म है, लिंक्ड फॉर्म है, यानी कि वो एक जो SRN जनरेट हुआ है उसमें मल्टीपल फॉर्म्स है, वो जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेशन का केस हो सकता है। तो वहां पे अगेन यहाँ पे क्लिक करोगे, लिंक फॉर्म, SRN नंबर डाल दोगे, जिस SRN के अगेंस्ट में आपको दोबारा से वो फॉर्म सबमिट करना है, क्योंकि इसकी पेमेंट आपको करनी नहीं है दोबारा। ठीक है, तो ये SRN डाल के और अगेन आपको ऐड मोर लिंक करके आप यहाँ से अपलोड करोगे। ये दोनों पॉइंट क्लियर है? नॉर्मल फॉर्म्स हम कैसे अपलोड करते हैं और रीसबमिशन फॉर्म्स का यूज हम कब करते हैं। क्लियर है सबको? सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए। सर जैसे जीएसटी में एक हमारा डैशबोर्ड आ जाता है, उसमें सारे फॉर्म्स दिखाता है कि हमें क्या क्या फाइल करना है, क्या फाइल कर दिया, तो इसमें ऐसे एक नहीं आता कंपनी वाइज कि हमने दिया है 2 फाइल कर दिया कि नहीं, ये फाइल कर दिया कि नहीं? आता वही बता, अब उस पे पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाला पता चल गया कि माई वर्क स्पेस में अपलोड फॉर्म्स के ऑप्शंस को में हम क्या क्या यूज करते हैं। इसमें किसी को क्वेरी है? नया फॉर्म हम कैसे अपलोड करेंगे? नया फॉर्म हम MCA पोर्टल पे लॉग इन करके। सर आई हैव वन डाउट। वन सेकेंड सर हाँ जी बताओ, डाउट बताओ। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि नॉर्मल फॉर्म्स के अंदर हमको SRN डालने की जरूरत नहीं है ना? क्योंकि सर नहीं, अगर हम एक टाइम पे हम 3 से 4 कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो फिर हमको वहां पर भी तो SRN नंबर डालना होगा सर। एक टाइम की पे अगर आप 4 कंपनी अपलोड कर रहे हो, ठीक है, सपोज आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, सेकंड टाइम कर रहे हो, मतलब फॉर्म जो आप अपलोड कर रहे हो फर्स्ट टाइम कर रहे हो, या फॉर्म आपने अपलोड करके मिनिस्ट्री को सबमिट कर दिया, मिनिस्ट्री ने उसको चेक किया और फिर रीसबमिशन के लिए भेज दिया, विच पॉइंट इज दिस? सर मैं कह रहा हूँ हम फर्स्ट टाइम नॉर्मल फॉर्म फिल कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए, बट जैसे सर हमने जब हम ये कंपनीज लॉ का ये पोर्टल अपन ओपन करते हैं ना, तो वहाँ पर सर 2 चीज़ आती है। एक तो आता है कि न्यू एप्लीकेशन, एक आता है एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। तो सर वहाँ पे सर 4-5 अगर कंपनीज हुई तो हम फिर यहाँ पे अगर किसके लिए फॉर्म अपलोड कर रहे हैं कैसे पता चलेगा MCA की कंपनी को? MCA वेबसाइट पोर्टल को कैसे ध्यान पड़ेगा सर ये? मैं बताता हूँ। जब हम न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हम ये सर्विसेज यूज करते हैं, MCA सर्विस जाते हैं और यहाँ पे हम स्पाइस प्लस में जाते हैं। ठीक है, स्पाइस प्लस में जा रहे हैं, यहाँ हम बोल रहे हैं न्यू एप्लीकेशन है कि जो हम फॉर्म अब कंपनी क्रिएट के लिए जो जा रहे हैं, यहाँ से न्यू एप्लीकेशन दे रहे हैं और न्यू एप्लीकेशन में स्पाइस का पार्ट 1 भरते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद फिर स्पाइस का पार्ट 2 भरते हैं। ठीक है, और जब हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में सारे फॉर्म्स को भर लेते हैं तो हमें वो फॉर्म डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड कैसे होता है? यहाँ से डाउनलोड होता है। जैसे कि आप स्पाइस पे हमें सपोज करो हम एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में गए, ठीक है, हमने अभी एक नई कंपनी क्रिएट की थी कुछ दिन पहले, मान लो हमने ये कंपनी क्रिएट की है, ये अभिज्ञ बिल्डटेक एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। तो जब हम नई एप्लीकेशन जनरेट करते हैं, न्यू एप्लीकेशन, तो उसमें ये वाला आता है, यहाँ पे ये आपके पास आएगा कि आपने ये कंपनी का SRN क्रिएट किया है इसके। तो यहाँ पे आप जब इस पे क्लिक करते हो तो ये सारे फॉर्म आपके यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आते हैं कि आपको ये फॉर्म स्पाइस पार्ट A, B, C, S, एजाइल A और ये सारे फॉर्म आप डाउनलोड करो। ये फॉर्म आप डाउनलोड करते हो जब आप फॉर्म को क्रिएट करते हो फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम क्रिएट फॉर्म पूरा फिल करने के बाद आप इन फॉर्म को डाउनलोड करते हो। और डाउनलोड किस में होता है? PDF में। डाउनलोड PDF में होता है ना? ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो? उस PDF फॉर्म्स को ओपन करते हो और उसे डिजिटली साइन करते हो। ठीक है, उस फॉर्म्स को ओपन करके उसे क्या करते हैं हम? डिजिटली साइंड। ठीक है, जब फॉर्म डिजिटली साइन हो जाता है और वो हमारे कहाँ पे होगा? कंप्यूटर में होगा। ठीक है, जैसे मैंने मान लो ये मेरा है, हमने इसको बोला अभिज्ञा इम्पैक्ट को, ये है मान लो। ठीक है, अब ये मेरा जो फॉर्म था, ये मेरे सारे फॉर्म्स हैं, ये सारे फॉर्म्स। ठीक है, इन 1 2 3 4 और ये 5 फॉर्म मुझे अपलोड करने हैं मिनिस्ट्री के साइट पे, ताकि ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए जाए। अभी जब आप स्पाइस फॉर्म भरते हो और उसे स्पाइस फॉर्म को फिल कर लेते हो, ठीक है, स्पाइस फॉर्म को न्यू एप्लीकेशन में जाके स्पाइस फॉर्म को जब फिल कर लेते हो सारे फॉर्म्स को, ये सारे फॉर्म्स को, तो उसे आपको डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करके आप इस तरह से अपने सिस्टम में रखते हो, फिर उसे आप
पीडीएफ को ओपन करके डिजिटली साइन करते हो, जिस फॉर्म में डिजिटल सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप इन फॉर्म में कुछ भी एडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, इन फॉर्म्स में कुछ भी एडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद जब आप इस फॉर्म्स को डिजिटली साइन कर देते हो, तब आपको मिनिस्ट्री को ये फॉर्म अपलोड करके सबमिट करना होता है। सबमिट के बाद आपको फीस की पेमेंट करनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे माई वर्क स्पेस में। ठीक है, आप माई वर्क स्पेस में गए और यहाँ पे अपलोड ई फॉर्म पे क्लिक करेंगे। क्लियर है, जहां तक क्लियर है? यस सर। फिर उसके हाँ बाद सर। आप चूंकि फॉर्म को फर्स्ट टाइम दे रहे हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, आप फॉर्म को फर्स्ट टाइम दे रहे हैं गवर्नमेंट को, आपने इसकी कोई फीस की पेमेंट अभी नहीं की है, नहीं तो की है। इसलिए केस में आप यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म पे क्लिक करोगे। ठीक है, इस केस में आप इसको क्या क्लिक करोगे, नॉर्मल फॉर्म पे। ठीक है, और नॉर्मल फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आप इस लिंक्ड फॉर्म पे क्लिक करोगे। लिंक फॉर्म पे इसलिए क्लिक किया क्योंकि मेरे को जो फॉर्म अपलोड करना है उसमें टोटल 1 2 3 4 एंड 5 फॉर्म है। ठीक है, टोटल कितने फॉर्म है, 5 फॉर्म है, इसलिए मैं यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म पे क्लिक करने के बाद इस लिंक पे क्लिक करूंगा। अब मुझे यहाँ पे 5 स्पेस चाहिए जहाँ पे ये 5 फॉर्म को मैं अपलोड कर सकूं, तो मैं ऐड मोर लिंक, ऐड मोर लिंक, ऐड मोर लिंक और ऐड मोर लिंक, ये 5 चीजों को मैं इस पे क्लिक करूंगा और ये 5 मेरे फॉर्म, ये 5 ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ से मैं एक एक फॉर्म्स को अपलोड करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने बोला इसी को मैं दिखाता हूँ, ऐसे करे कहेगा कि ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, सबसे पहले हम किसको करते हैं, स्पाइस पार्ट, इसको। ठीक है, फिर उसके बाद एक और ब्राउज करेंगे, फिर हम डालेंगे एमओए, फिर हम करेंगे एओए। ठीक है, फिर हम करेंगे एजाइल प्रो का फॉर्म। ठीक है, और लास्ट में ये INC 9 का ये फॉर्म। सर इसका एक सीक्वेंस होता है? हाँ, इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आप डाउनलोड कर रहे हो, जिस सीक्वेंस में आपका फॉर्म डाउनलोडिंग के लिए है ना, ऐसा नहीं आप डाउनलोड कर रहे हो, डाउनलोडिंग के लिए है, उसी सीक्वेंस में आपको अपलोड भी करना होता है। ठीक है, ये सीक्वेंस ध्यान रखना। ठीक, इसी सीक्वेंस में होते हैं पार्ट बी, एमओए, एओए, एजाइल एंड देन INC 9। ये करने के बाद आप इसे यहाँ से अपलोड के बटन पे क्लिक करोगे। अभी मैं अपलोड के बटन पे क्लिक करूंगा तो इट विल से कि ये फॉर्म ऑलरेडी अपलोडेड है, ये आप अभी नहीं कर सकते दोबारा से। ठीक है, जैसे मैं प्लीज अपलोड, प्रोग्रेस आ रहा है ना। देखो एरर आ गया, फॉर्म इज बीइंग सबमिटेड एंड आर नॉट प्री स्क्रूटनाइज्ड, प्लीज मेक श्योर दैट ईच फॉर्म आर गेटिंग सबमिटेड एंड प्री स्क्रूटनाइज्ड सक्सेसफुली। ये होगा ही नहीं क्योंकि ये प्री स्क्रूटनी एरर में ऑलरेडी है, ये फॉर्म उनके सिस्टम में ऑलरेडी है। ठीक है, अगर ये होता, अगर ये फर्स्ट टाइम होता, जो कि हम आगे जब प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपको ये एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो जब ये अगर होता तो डायरेक्टली ये पेमेंट के ऑप्शन पे चला जाता, एक हमारा SRN जनरेट हो जाता है। क्या होता है जनरेट, SRN, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, और इस सर्विस रिक्वेस्ट नंबर के अगेंस्ट में हम पेमेंट करते हैं। ठीक है, जब तक हम गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करेंगे तो ये पता नहीं चलेगा। अभी आप पूछ रहे थे ना कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्म किसके लिए है। ठीक है, हाँ सर। तो जब हम यहाँ पे फॉर्म अपलोड करते हैं ना, कोई भी फॉर्म जब अपलोड आपका कंप्लीट हो जाता है और अपलोडिंग के ड्यूरेशन में मिनिस्ट्री सबसे पहले वेरीफाई करती है कि कोई उसमें प्री स्क्रूटनी एरर तो नहीं था। अगर नहीं होगा तो एक SRN जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, SRN, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। इस तरह से सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जनरेट होगा। जैसे देखो ये चालान है, ये चालान। ठीक है, इस चालान पे आपके लिखा हुआ ना, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ ना, ये SRN, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर E14055556, डेट ऑफ जनरेशन, और यहाँ पे है देखो ये सर्विस रिक्वेस्ट नंबर के अगेंस्ट में यहाँ साफ साफ दिखा रहा है कि किस लिए है ये। तो ये एक नई कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में स्टाम्प ड्यूटी है, MOA के स्टाम्प ड्यूटी है और AOA की स्टाम्प ड्यूटी है। ठीक है, तो ये बेसिकली SRN को ट्रैक करते हैं। ठीक है, ये SRN के अगेंस्ट में। अब मान लो जब हमने फॉर्म अपलोड कर दिया, पूरा पेमेंट कर दी अपने SRN की, और मिनिस्ट्री ने चेक किया, उसने बोला कि नहीं भैया कुछ एरर है फॉर्म में। ठीक है, कुछ फॉर्म में एरर है, आपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए या डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है। ठीक है, वैलिड का कुछ भी रीजन हो सकता है, वो 60 डेज पुराना हो सकता है, क्लियर नहीं हो सकता है, लेजिग्नेट नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है रीजन। तो अब अपने फॉर्म को फर्स्ट टाइम अपलोड भी कर दिया, उसकी पेमेंट भी कर दी, आपका SRN में जनरेट हुआ। अब पेमेंट, अब आपने क्या किया, वापस से MCA एप्लीकेशन सर्विस में गए, उन फॉर्म्स को वापस से रेक्टिफाई किया, रेक्टिफाई करने के लिए वापस से डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद उसको फिर से डिजिटली साइन किया और फिर उसे अपलोड करना है, दोबारा मिनिस्ट्री को देना है। तो उस केस में आप इस नॉर्मल फॉर्म पे क्लिक नहीं करोगे। ठीक है, जब आप दोबारा से अपलोड करोगे माई वर्क स्पेस में जाके, माई वर्क स्पेस में जाओगे,
और जब हम अपलोड ई फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम रीसबमिशन ऑप्शन में जाएंगे। किसमें जाएंगे हम? रीसबमिशन में। हम बोलेंगे कि हम ये फॉर्म को रीसबमिट कर रहे हैं, तो हम रीसबमिशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एसआरएन, अब एसआरएन आपको किसका बताना है? जिसके अगेंस्ट आपने पेमेंट की थी। ठीक है, अब अपने ये एसआरएन कॉपी करोगे, इस एसआरएन को यहाँ से कॉपी कर लेना या टाइप कर लेना, जो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, आपने सर एसआरएन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? एसआरएन नंबर मिलेगा जब आप फॉर्म को अपलोड करते हो फर्स्ट टाइम, जब आप फॉर्म को अच्छा फर्स्ट टाइम अपलोड करते हो। ठीक है, अपलोड करने के बाद जैसे ही फॉर्म अपलोड हो जाता है तो एक एसआरएन अपने आप जनरेट होता है, चालान जनरेट होता है, जिसे बोलते हैं सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, जो कि ये जनरेट हुआ है। हाँ ठीक है, इसी के अगेंस्ट पेमेंट होती है। ठीक है, तो ये एसआरएन आपको जब आप पेमेंट करोगे तो चालान आपका जनरेट हो जाएगा। ये यहाँ पे एसआरएन लिखा हुआ है। सर यहाँ पर तो कोई कंपनी डिटेल्स लिखी हुई नहीं है इस रिसीट के अंदर। तो ये आपको मार्क करके रखना पड़ेगा कि ये जो एसआरएन है मैंने इस कंपनी के लिए किया है। अच्छा जो आपका पॉइंट था ना कि मैंने 4-5 कंपनी बना रहा हूँ। ठीक है, सपोज सबके एसआरएन सेम ही जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे कि जो एसआरएन जनरेट हो रहा है उसमें कंपनी का नाम कहीं भी मेंशन नहीं होता। ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे आप कि अपने एसआरएन चालान बना लिया, अपने रिकॉर्ड मेंटेन करो किसी एक्सेल फाइल में कि ये जो एसआरएन है वो हमने इस कंपनी के लिए दिया है। ठीक है, समझ गए? क्योंकि पेमेंट क्या ऑनलाइन होगा? हाँ, पेमेंट ऑनलाइन है, मोस्टली पेमेंट ऑनलाइन है। आप पेमेंट को ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन का एक प्रोसेस अलग है। ऑफलाइन प्रोसेस में पहले आपको ऑफलाइन का एनएफटी का पेमेंट जनरेट करना पड़ेगा। मतलब जो चालान जनरेट करोगे, चालान जब जनरेट होता है ना तो उसमें ऑप्शन आता है, जब फॉर्म को जैसे अपलोड करोगे तो ऑप्शन 3 तरह के ऑप्शन आते हैं। एक आता है पे नाउ, एक ऑप्शन होता है पे लेटर। ठीक है, तो पे लेटर में तो पे लेटर का चालान जनरेट हो जाएगा, और पे नाउ में आपके ऑप्शन आएगा कि आप इसको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर दो या इसको आप एनएफटी के थ्रू करो। ठीक है, तो वो ऑप्शन आगे देखेंगे, वो ऑप्शन हम आगे देखेंगे जब हम फॉर्म के चालान पेमेंट की तरफ पहुंचेंगे। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास अभी हम ले रहे हैं वो पोर्टल की अंडरस्टैंडिंग को ले रहे हैं। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम पूरा, मैं आपको पूरा कंपनी इनकॉर्पोरेट करके बताऊंगा कि इनकॉर्पोरेट करते हैं तो पूरा फॉर्म होगा, फिर फॉर्म जनरेट होगा, अपलोड करेंगे तो चालान जनरेट होगा। ठीक है, तो जब चालान जनरेट होगा तो उसकी पेमेंट कैसे करनी है, वो एक पेमेंट ऑप्शंस की अलग बात। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया। नॉर्मल फॉर्म फर्स्ट टाइम के लिए है। रीसबमिशन फॉर्म में जब आप करोगे तो यहाँ पे आप ये एसआरएन डालोगे। गुड मॉर्निंग गौरव सर। गुड मॉर्निंग। I have joined recently. I don't have the idea of the time, so sorry for that. I have just joined it. ओके ओके ओके, अभी हमने जैसे अभी 15-20 मिनट पहले ही क्लास स्टार्ट की है। वी आर टेकिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एमसीए पोर्टल। हम अभी एमसीए अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि पोर्टल कैसे काम करता है। ओके सर। ठीक है, गौरव सर, हेलो, एक सेकेंड। तो रीसबमिट वाला पॉइंट क्लियर कर दे। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मैं सर एक चीज बोलना चाहता हूँ सर। हेलो गौरव सर। बोलो। हाँ जी बोलो। हाँ गौरव सर, एक्चुअली क्या है कि मैं सोचा कि टाइमिंग 11 बजे तक है। मुझे थोड़ा सा मतलब बेटी को पिकअप करना है, और ये मुझे टेस्ट क्लास के लिए मुझे फर्स्ट क्लास अटेंड करने दिया था, एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू जॉइन योर क्लास। सो सर मैं कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ, अभी मुझे थोड़ा निकलना है सर। ठीक है सर? ठीक है, आप लीव करो। आप इसकी रिकॉर्डिंग भी आप बाय द इवनिंग आपको क्लास में मिल जाएगी। आपने जो ठीक है सर, और मैं फिर इंस्टीट्यूट के साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ सर, कैसा फिर मैं क्या टाइमिंग रहेगा ऑल दिस थिंग्स सर। ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, सॉरी। मैं आई रियली लव टू अटेंड दिस क्लास, बस थोड़ा 11 बजे मुझे निकलना, बेटी को सब पिकअप करना था। ओके सुमित, ओके। या थैंक यू सर, थैंक्स। हाँ जी, तो नॉर्मल फॉर्म समझ गए। अब रीसबमिशन फॉर्म को आपको जब अपलोड करना होता है तो जो चालान आपने पे किया है उस चालान का एसआरएन नंबर आप कॉपी करोगे। उस एसआरएन को आप क्या करते हो, यहाँ पे एंटर करते हो, और फिर अगर वो दोबारा से लिंक्ड फॉर्म है तो लिंक फॉर्म पे क्लिक करके ऐड मोर लिंक करेंगे, और यहाँ पे अपने फॉर्म्स को ब्राउज करके अपलोड कर देंगे। अब जब अपलोड करोगे तो कोई चालान या एसआरएन जनरेट नहीं करेगा, सिंपल एक आपके पास मैसेज आ जाएगा, फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली रीसबमिटेड। ठीक है, अब वो मिनिस्ट्री के पास पहुंच गया फॉर द सबमिशन ऑफ, फॉर द अप्रूवल। ठीक है, अगर वो लिंक्ड फॉर्म नहीं है, सिंगल फॉर्म है, तो लिंक फॉर्म को अनचेक करके जो एसआरएन के अगेंस्ट आपने दोबारा सबमिट करना है वो एसआरएन नंबर डाल के फॉर्म को ओपन करो और इसे अपलोड कर दो। ठीक है, तो सर इसमें कोई एप्लीकेशन नंबर का रोल नहीं होता है ना? नहीं, एप्लीकेशन नंबर ये वाला पूछ रहे थे ना आप,
ये वाला बेसिकली यू आर हाँ आस्किंग, एग्जिस्ट, ये वाला एग्जिस्टिंग में एप्लीकेशन नंबर, इसका कोई रोल नहीं, हाँ इसका कोई रोल नहीं है। इसका कोई रोल नहीं। ठीक है, ये देखो ना, देखो जैसे मैंने अभिज्ञा ये जनरेट किया है, अवनीशा, अभिज्ञा, 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 ये देखो 5 एप्लीकेशन जनरेट हुए हैं, अप्रूव्ड मेरा ये फॉर्म हुआ है। ठीक है, Sir, sorry to interrupt you. Can you just revive in a minute? I have a basic understanding of MCA portal. Can you just revive for a minute? ओके। What you have अभी teach? अभी बेसिकली मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। बेसिकली अभी हम जो सीख रहे थे एमसीए पोर्टल के अंडरस्टैंडिंग को लेके, एमसीए में आपको पता है एमसीए ने नया पोर्टल चेंज किया है। ठीक है, कुछ चेंजेज हुए एमसीए पोर्टल में। जब एमसीए के फर्स्ट टाइम आप लॉग इन करोगे, आप एमसीए पे फर्स्ट टाइम आओगे, ठीक है, तो आपको ये वाला यहाँ जाना है लॉग इन करने के लिए। ठीक है, साइन इन एंड साइन अप। अब एलएलपी की जो फाइलिंग होगी वो इस पोर्टल के थ्रू होगी। ठीक है, नए एलएलपी की फाइलिंग, पहले हम एलएलपी की फाइलिंग अपने पुराने यूजर आईडी के थ्रू कर देते थे, बट वो पुराना यूजर आईडी अब एलएलपी की फाइलिंग के लिए वैलिड नहीं है। आपको यहाँ पे अपनी फर्स्ट यूजर आईडी पासवर्ड बनानी पड़ेगी एलएलपी के लिए। ठीक है, तो या फिर आप अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं इसकी वेबसाइट पे, एमसीए की वेबसाइट पे, और फर्स्ट टाइम यूजर आईडी पासवर्ड कर रहे हैं, तब भी आपको यही वाला काम करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके जहां से आप प्रोसेस को कंप्लीट करोगे, ये अभी हमने सेक्शन नहीं देखा है। ठीक है, कि हम फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और उसमें रजिस्टर्ड यूजर क्या है और बिजनेस यूजर क्या है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि जब हम साइनिंग, हम ऑलरेडी पुराने यूजर हैं एमसीए के। ठीक है, तो हम उसको लॉगिन करने के बाद हमें पोर्टल क्या क्या मिलता है। ठीक है जी जी। तो सर ये एलएलपी के लिए फिर से नया बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास पुराना बना हुआ है मेरा। एलएलपी के लिए आपको न्यू लॉगिन क्रिएट करनी पड़ेगी, यहाँ से रजिस्टर योरसेल्फ। ठीक है, आपको फिर वहां से मिलेगा। जी सर। ठीक है सर एलएलपी लॉयर भी कर सकते हैं? एलएलपी देखो, जो इनकॉर्पोरेशन है उसमें चारों प्रोफेशनल वैलिड है। ठीक है, चाहे वो सीए हो, चाहे सीएमए हो, चाहे सीएस हो, चाहे लॉयर हो। ठीक है, सीए सीएमए सीएस के पास एडवांटेज क्या है कि दे हैव, इन्होंने क्या किया, अपना डेटा मिनिस्ट्री के साथ शेयर किया हुआ है। इनके मेंबरशिप नंबर, इनके सर्टिफिकेट प्रैक्टिस नंबर, ठीक है, ये सब पूरा हर साल शेयर होता है कि ये एक्टिव है या नहीं है। लेकिन एडवोकेट ने अभी अपना नहीं किया है, तो एडवोकेट को ना फिर एक आईएनसी 8 डिक्लेरेशन फाइल करनी होती है। ठीक है, तो प्रोफेशनल्स हैं तीनों प्रोफेशनल, बाकी के 3 प्रोफेशनल वो तो सिंपली अपने डेस्टिनेशंस के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ फाइल कर सकते हैं, बट एडवोकेट को एक आईएनसी 8 फाइल करना होता है, डिक्लेरेशन फाइल करके, तब वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। सर लाइक अगर मेरे को सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो पहले मुझे क्या करना होगा? सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो पहले तो अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करो। ठीक है, रजिस्टर करके जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन का पूरा प्रोसेस हम जब आगे समझेंगे सेक्शन 8 से रिलेटेड, तो पूरा प्रोसेस करके कंप्लीट करोगे और वहां पे आईएनसी 8 की डिक्लेरेशन लगाओगे। ठीक है, आईएनसी 8 की डिक्लेरेशन लगाओगे, लेकिन सेक्शन 8 में एक फॉर्म सर्टिफाई होता है। ठीक है, जो कि उसके फ्यूचर से रिलेटेड अर्निंग के ऊपर होता है, एस्टिमेटेड अर्निंग, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट सर्टिफाई करेगा, तभी होगा। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी बोलो। Sir, I am a lawyer and my brother is CMA. So, who would be better to form a company, me or my brother? Both can form a company. कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अभी आपको क्या बताया है, लॉयर और एडवोकेट इन प्रैक्टिस। अगर आप एडवोकेट इन प्रैक्टिस है, ठीक है, लॉयर नहीं है, यू आर एन एडवोकेट इन प्रैक्टिस है। ठीक है, और आपके ब्रदर सीएमए इन प्रैक्टिस है। ठीक है, तो सीएमए के पास बस एक एडवांटेज क्या है कि जब आप फॉर्म को अपलोड करोगे, फॉर्म को सर्टिफाई करोगे, तो अपने डिजिटल सिग्नेचर के साथ सिंपली कर सकते हो। अपना नंबर डाला और 31 मेंबरशिप नंबर डाला और वो लगा के डीएससी लगा के सर्टिफाई कर देगा। बट अगर आप एडवोकेट इन प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस केस में फिर आपको अपना पैन नंबर यूज करेंगे और अपना वो यूज करेंगे मेंबरशिप नंबर, और साथ में एक आईएनसी 8 एक फॉर्म होता है, एक पेपर होता है बेसिकली, उसमें आपको मैनुअली सर्टिफाई करना है कि भाई मैंने कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, चेक कर लिए हैं, एज पर द प्रोविजन है, और मैं इसको अप्रूव करवाना हूँ। ठीक है, दोनों कर सकता है, दोनों में से कोई इशू किसी का नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने एक्ट को देखा था कि अगर आपको कुछ एक्ट की नॉलेज चाहिए तो ई बुक्स पे आप जाके अपनी एक्ट को पढ़ सकते हो। माई वर्क स्पेस बेसिकली हम देख रहे थे, माई वर्क स्पेस क्या था, तो माई वर्क स्पेस बेसिकली आपको तब मिलता है जब आप अपनी इस वेबसाइट पे लॉग इन कर लोगे, मतलब अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करोगे, तो आपको माई वर्क स्पेस मिलेगा।
अब माई वर्क स्पेस को लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ से लॉगिन सेक्शन पे जाना है, और अगर आप ऑलरेडी आप पहले से रजिस्टर्ड यूजर हैं, ठीक है, तो लॉगिन टू कंपनी प्रोफाइल पे जाइए और यहाँ से आप इस पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ से यूजर आईडी डाल के आपको ये विंडो मिल जाएगी। अब अगर आपके आपके को कोई नई फॉर्म अपलोड करनी है, चाहे वो कोई ऑलरेडी कंपनी बनी है, नई कंपनी बनानी है, ठीक है, तो पीडीएफ फॉर्म अपलोड करना होता है, तो वो अपलोड का फॉर्म आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। हम अभी देख रहे थे अपलोड ई फॉर्म में दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास, नॉर्मल फॉर्म और रीसबमिशन फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म हम यूज करते हैं बेसिकली नए फॉर्म को अपलोड करने के लिए, तो नॉर्मल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट टाइम अपलोड कर रहे हैं किसी फॉर्म को तो नॉर्मल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अगर वो फॉर्म लिंक्ड फॉर्म है, यानी कि लिंक्ड का मतलब है कि एक साथ हमें 4 या 5 या 2 या 3 फॉर्म अपलोड करने हैं एक ही कंपनी के, ठीक है, वो लिंक्ड फॉर्म होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बोला AOC 4 और AMDT 7 दोनों मिलाकर चलो जी इकट्ठे हम अपलोड कर दे, वो वाला नहीं। वैसे फॉर्म जो लिंक्ड हैं एक दूसरे से, जैसे कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, तो वहां पे आपको लिंक फॉर्म पे क्लिक करके ऐड मोर लिंक क्रिएट करने हैं और यहाँ से जितने फॉर्म्स आपको अपलोड करने हैं वो ऑप्शन यहाँ से ब्राउज करोगे। तो ये तो है बात अपलोड नए फॉर्म्स की। लेकिन अगर आपका फॉर्म रीसबमिशन में है, यानी कि आपने फॉर्म ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है और उसमें कुछ एरर आया, मिनिस्ट्री ने उसको रीसबमिशन के लिए भेजा, तो आप रीसबमिशन पे क्लिक करोगे और यहाँ से इसका SRN जनरेट करो, मतलब आप इस पे रीसबमिशन पे क्लिक करोगे और जो आपने फर्स्ट टाइम अपलोड किया था यहाँ पे ऑप्शन करने के बाद, क्योंकि जब हम यहाँ पे ऑप्शन पे अपलोड करके जब हम अपलोड कर देते हैं तो हमारा एक SRN जनरेट होता है, चलान जनरेट होता है। जैसे ये SRN है, ठीक है, ये हमारा चलान है, तो ये सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करनी है या इसे टाइप करना है और फिर आप उसे अपलोड करते हो इस SRN के अगेंस्ट में। तो अगर अगेन जो आप फॉर्म अपलोड कर रहे हो ये एक लिंक्ड फॉर्म है, तो लिंक फॉर्म पे क्लिक करोगे और इसे यहाँ से ऐड मोर लिंक करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा SRN के अगेंस्ट सबमिशन कर रहे हो जो कि लिंक फॉर्म नहीं है, एक सिंगल फॉर्म है, तो सिंपली रीसबमिशन पे क्लिक करके वो SRN डाल दो जिसके अगेंस्ट आप दोबारा से फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं। SRN नंबर डाल के यहाँ पे ब्राउज करके वो फॉर्म अपलोड कर दे। यहाँ पे जब करेंगे तो कोई अलग डिमांड पेमेंट नहीं आएगी, वो फॉर्म अपलोड हो जाएगा, ठीक है, और एक मैसेज आ जाएगा आपके पास कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली रीसबमिटेड हो गया। लेकिन जब यहाँ पे करोगे तो आपका फॉर्म अपलोड होने के बाद आपका चलान जनरेट हो जाएगा, ठीक है, और वो चलान की पेमेंट करके आप फॉर्म को आगे प्रोसेस करने के लिए भेज देते हैं। क्लियर है यहां तक? अब माई वर्क स्पेस के अंदर एक और चीज है, ठीक है, जो कि हमारे काम की भी है। माई वर्क स्पेस में जो भी हम कंपनी अपनी यहाँ फाइल करते हैं, जो भी कंपनी हमारा यहाँ पे फाइल होता है, जैसे एक क्वेश्चन का क्वेरी था अभी कि अगर जैसे जीएसटी में हमने जो भी काम किया हुआ है अपने पार्टी का, जिस पार्टी का काम किया हो तो उसके पुराने फॉर्म्स वगैरह को देख सकते हैं। वैसे ही जब हम मिनिस्ट्री में एज ए बिजनेस यूजर जैसे रजिस्टर्ड यूजर या बिजनेस यूजर, हम सीए हैं, तो हम हमारे पोर्टल पे हम काफी सारी कंपनियों का भी काम करेंगे। हम सीएमए हैं, सीएस हैं, एडवोकेट, हम अपने पोर्टल पे हम अपने यूजर आईडी पोर्टल के थ्रू काफी सारे फॉर्म्स कंपनियों का काम करते हैं। तो हम जिन भी कंपनियों के कोई भी फॉर्म अपलोड करते हैं, ठीक है, हम जिस भी कंपनियों का कोई भी फॉर्म अपलोड करते हैं वो आपको माई कंपनी सेगमेंट में दिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मेरे पास आ रहा है टोटल 132 एंट्री है, ठीक है, आरपी, हरित, मास, रिवॉल्व, माई मेंटर्स, बेसिल, ऐसे करके ये आप एक एक करके ये चीजें यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, कि आपने कौन कौन सी कंपनियों की फाइलिंग इस पोर्टल के थ्रू करी है जिसमें आपने अपना यूजर आईडी पासवर्ड यूज किया। अब आपको किसी भी पुरानी कंपनी का कोई डेटा देखना है कि मैंने इसकी कंपनी का क्या फाइल किया था। सपोज कोई मैंने बोला KI स्पोर्ट्स का देखना है मुझे, तो मैं KI स्पोर्ट्स पे जाऊंगा और यहाँ पे इस वाले टैब पे लिंक पे क्लिक करूंगा, ठीक है। हमने इस पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये देखो ये अब मेरा ओपन हो गया कि KI स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैंने ये सारे फॉर्म फाइल किए हैं जिसका SRN ये है। तो अगर आपको कोई चीज देखनी है कि यार इस कंपनी का मैंने ये वाला फॉर्म अपलोड किया था नहीं किया था, ठीक है, किस डेट को फाइलिंग की थी, उसका SRN क्या था, तो आप ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से माई वर्क स्पेस से निकाल सकते हो, ठीक है। माई कंपनी में जाके आपको कंपनी का सिन नंबर पे क्लिक करना और यहाँ पे ये SRN आ रहे हैं सारे, देखो, ठीक है, सारे SRN आ रहे हैं और इस SRN के अगेंस्ट में कौन सा फॉर्म फाइल हुआ है वो फॉर्म भी आ रहा है, ठीक है, और साथ में ये डेट ऑफ फाइलिंग आ रही है और उसका स्टेटस आ रहा है कि ये फॉर्म की स्टेटस क्या है, ये अप्रूव्ड है, इन पेंडिंग है, ठीक है, अप्रूवल फॉर पेंडिंग है। तो आप स्टेटस पे क्लिक करोगे
तो यहाँ पे आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब ये व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये इसके लिए एक पेमेंट गवर्नमेंट मांगती है कि अगर आपको अपनी पुराने फॉर्म्स को डाउनलोड करना है, ठीक है, अगर आपके फाइल किए हुए फॉर्म्स को डाउनलोड करना है तो उस केस में मुझे तो पेमेंट चाहिए। वो पेमेंट वाला समझेंगे, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो माई वर्क स्पेस में आप समझ गए, माई वर्क स्पेस में आप नए फॉर्म्स को अपलोड कर सकते हो, ऑलरेडी फॉर्म्स अपलोडेड फॉर्म्स को रीसबमिट कर सकते हो अगर उसमें कोई एरर है तो। माई कंपनीज में जाके आप अपनी जो भी कंपनीज की फाइलिंग कर रखी है उसके फॉर्म्स को देख सकते हो, किस फॉर्म्स को हमने किस डेट को फाइल किया था, उसका स्टेटस क्या है, और साथ में उसके अगेंस्ट उसका एसआरएन क्या है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर, क्लियर है। ठीक है। अब ये है सब्सक्राइब रिपोर्ट, कंपनी एलएलपी रजिस्टर्ड इन द लास्ट 30 डेज। आप चाहते हो कि भाई थोड़ा सा डेटा देख ले कि भाई कितनी कंपनियां लास्ट 30 डेज में रजिस्टर्ड हुई हैं, ठीक है, तो ये आप इसे सेव करके, ठीक है, ये डेटा देख सकते हो कि कितनी एक कंपनियां लास्ट 30 डेज में एलएलपी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री का एक डेटाबेस है कि भाई ये सिन नंबर के अगेंस्ट में, एक सेकेंड, इस सिन नंबर के अगेंस्ट में ये कंपनी का नाम है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, स्टेट है, आरओसी है, कौन से आरओसी में रजिस्टर्ड हुआ, कंपनी का स्टेटस क्या है, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स है या क्या है, सब कैटेगरी क्या है, क्लास क्या है कंपनी की, ऑथराइज कैपिटल कितनी है, पेड अप कैपिटल कितनी है, नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडिंग ये सब, मतलब इसकी डिटेल, इसका मेन डिवीजन एक्टिविटी क्या है और इसका रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है। तो एक बेसिकली डेटाबेस है मिनिस्ट्री का कि जो लास्ट 30 डेज में किस डेट के बिटवीन 13 फरवरी टू 14 मार्च कितनी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। तो आप देख सकते हो करीबन 13,474 कंपनीज जो एक महीने में मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हुई है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड, इट इज कॉल्ड न्यूली इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। उसी तरह से अगर फॉरेन कंपनी देखोगे तो ये 2 फॉरेन कंपनी है जो रजिस्टर्ड हुई है, ये एलएलपी है, इतनी सारी हमारी एलएलपी रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि नए प्रोफेशनल हो, आप इन कंपनियों को भी थोड़ा टारगेट कर सकते हो अपने अदर वर्क के लिए, ठीक है। जैसे इनकॉर्पोरेशन का वर्क तो देख ही रहे होंगे फॉर्म्स, कुछ बहुत सारे फॉर्म्स सिर्फ आरओसी देख रहे हैं जैसे सीए फॉर्म, बट उनका इनकम टैक्स का काम, जीएसटी का काम कोई और देखता है कि उन्होंने कभी देखा नहीं है। तो इन कंपनियों को भी आप टारगेट कर सकते हो अपनी प्रैक्टिसिंग को सेटअप करने के लिए अगर आप नए हो तो, ठीक है। तो ये एक डेटाबेस है। फिर उसके बाद यहाँ से डेटाबेस मिल गया, अब यहाँ से ये सर्टिफाइड कॉपी जो आपने मांगी है मिनिस्ट्री से, ठीक है, और सर्टिफाइड कॉपी कहाँ से मांगते हैं, वो एमसीए की वेबसाइट पे यहाँ से आता है गेट सर्टिफाइड कॉपी, ठीक है। इसके लिए आपको एक पेमेंट करनी होती है, तो ये सर्टिफाई करके आपको इसकी कॉपी अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। तो सर्टिफाइड कॉपी है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ये वो ऑप्शन आता है जब आप किसी कंपनी का पब्लिक डॉक्यूमेंट व्यू करते हो, ठीक है। जैसे मान लो मुझे किसी भी कंपनी का पब्लिक डॉक्यूमेंट व्यू करना है, मेरे पास फर्स्ट टाइम कोई कंपनी है, मैं देखना चाहता हूँ कि उसकी क्या फाइलिंग हुई रखी है, उसके ऑडिटर कितने अपॉइंटेड है, तो मुझे उसको पब्लिकली डॉक्यूमेंट व्यू करना पड़ता है। उसको एक पेमेंट करके फिर मुझे उसका डॉक्यूमेंट व्यू करके मैं देखता हूँ कि मैं कौन कौन से उसमें मेरे फॉर्म्स ऑलरेडी फाइल्ड हैं, ठीक है। तो मुझे किसी कंपनी का पब्लिक डॉक्यूमेंट देखना है तो उसके लिए मुझे एमसीए सर्विस में जाके ये ऑप्शंस चूज करना होता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि पब्लिक डॉक्यूमेंट व्यू करके आपको क्या क्या मिलेगा और इसमें अंदर क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। क्योंकि जब आप पब्लिक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप किस कंपनी का पब्लिक डॉक्यूमेंट व्यू करना चाहते हैं। तो हमने बोला यहाँ पे हम कंपनी नेम वाइज भी सर्च कर सकते हैं। हमने बोला कंपनी का नाम वे टू ब्लूमिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी एक इंडियन कंपनी है, सबमिट करेंगे यहाँ पे। या तो ऐसे कर लो या कंपनी के सिन नंबर से कर लो। कंपनी का सिन नंबर जानना है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको करना। ठीक है, ये सिन नंबर हमने ले लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया। अब व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट पे गए, यहाँ से कंपनी का सिन नंबर पे क्लिक किया, ठीक है, और सबमिट किया, ये आ गया। तो यहाँ से हम इसे सिलेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि भाई मुझे किस टाइप के डॉक्यूमेंट चाहिए और यहाँ से इसकी ईयर ऑफ फाइलिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किए हैं वही आपको मिलेंगे। आप एक बार पेमेंट कर दोगे, पेमेंट जो है वो 100 रुपीज पर कंपनी है, ठीक है। सबमिट करोगे,
उसके बाद ये आ गया कि भाई ये फॉर्म्स है। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो पेमेंट 100 रुपीज की करी है वो सिर्फ इन्हीं फॉर्म्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। इस कंपनी के सिन इनकॉर्पोरेशन से लेके आज तक जितनी भी फाइलिंग हो रखी है, चाहे वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हो, उनका सर्टिफिकेट हो, उसके अटैचमेंट्स हो, जो भी कुछ है वो सारा का सारा आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन ये सर्विस अवेल करने के लिए आपको मिनिस्ट्री पे सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम अगली क्लासेस में देखेंगे। तो माई वर्क स्पेस में आपको ये क्लियर हो गया कि माई वर्क स्पेस में आपको क्या क्या है गिवन है और इसका यूज आपका कैसे करना है। तो जब भी आप पब्लिक डॉक्यूमेंट को की पेमेंट करते हो तो वो आपके यहाँ पे आता है, यहाँ पे, और इसका एक टाइम फ्रेम होता है मैक्सिमम 24 आवर का। 24 आवर के बाद ये हट जाएगा। अगर आपने किसी का पब्लिक डॉक्यूमेंट व्यू किया है और उसकी पेमेंट की है तो पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपके यहाँ पे दिखेगा वो कंपनी का नेम, और उसे ओपन करके आप पब्लिक डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि वो डॉक्यूमेंट जो पब्लिकली अवेलेबल है। क्लियर है? हाँ जी, यस सर। Yes, और sir. कोई किसी को कोई डाउट है माई वर्क स्पेस में? No, sir. No, sir. ठीक है, तो ये यहां तक हमने अभी एमसीए पोर्टल को देख लिया। अब एमसीए पोर्टल में एमसीए सर्विसेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम एमसीए सर्विसेज के थ्रू देखते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपको पोर्टल इस तरह से मिलेगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। जो पहले से काम कर रहे हैं ना तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये कहाँ पे लेके आ गए। तो आपको अगर पुराना पोर्टल की आदत है, पुराने उसकी आदत है, मेन्यू ऑप्शंस की आदत है, तो आप इसमें से किसी पे भी एक पे क्लिक कर देना। ठीक है, सॉरी अभी हमने एलएलपी वाले पे क्लिक कर दिया, इसमें से किसी पे भी आप एक बार क्लिक कर दो। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे आपको अपना पुराना मेन्यू मिल जाएगा। ठीक है, आपको अपना पुराना मेन्यू मिल जाएगा। तो एमसीए सर्विस में जो टैब है वो अलग अलग टैब है, उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला टैब है हमारा डीएससी से रिलेटेड। आपको डीएससी से रिलेटेड कोई भी काम करना है, डीएससी से रिलेटेड कुछ भी काम है, ठीक है, जैसे कि जब आप कोई फॉर्म नया अपलोड करते हो फॉर्म मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे, तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर होता है किसी डायरेक्टर का, किसी प्रोफेशनल का। ठीक है, वो डिजिटल सिग्नेचर जो आप बनाते हो, क्योंकि हर बार डिजिटल सिग्नेचर हर 2 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो जब आप डिजिटल सिग्नेचर्स आप क्रिएट करते हो, बनवाते हो, तो उसे उस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे एसोसिएट भी करना होता है, यानी कि उस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे उस डीएससी को अपडेट या रजिस्टर्ड भी करना होता है। ठीक है, तो जब आप कोई नया डायरेक्टर के अगेंस्ट में, किसी ऑलरेडी डायरेक्टर के अगेंस्ट में किसी डीएससी को अटैच करना चाहते हो, क्योंकि जब तक आपका डीएससी एसोसिएट नहीं होगा एमसीए पोर्टल के साथ, तब तक आप वो फॉर्म अपलोड करोगे वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपको ये डीएससी सर्विसेज में एसोसिएट डीएससी के अंदर जाके यहाँ से वो रोल सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और वो रोल सिलेक्ट करके आप वो फॉर्म फिल करते हैं और यहीं पे डीएससी अपलोड करके इसे आप सबमिट कर देते हैं, ताकि वो आपका डीएससी मिनिस्ट्री की वेबसाइट में रजिस्टर्ड हो जाए। ये प्रोसेस भी हम अगली क्लास में करके देखेंगे कि हम काम कैसे करते हैं। ठीक है, डीएससी को एसोसिएट कैसे करते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से अपडेट डीएससी है, अपडेट डीएससी फॉर बैंक, ऑफिस और नोडल एडमिनिस्ट्रेटर, और अपडेट डीएससी फॉर बिजनेस यूजर। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने अपना लॉगिन है वो डीएससी बेस्ड करा है, कि भाई मैं अपने लॉगिन को सिक्योरिटी चाहता हूं, मैं लॉगिन जो करूंगा वो डीएससी बेस्ड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो डीएससी को अटैच करते हैं इस लॉगिन में। यहाँ पे यूजर आईडी, पास यूजर नाम डलेगा, ये डीएससी डलेगा, और ऐप कैप्चा डल के जब आप साइन इन करोगे तो ये डीएससी आपके सिस्टम में लगा होना चाहिए। अगर ये डीएससी एक्सपायर हो गया है, ठीक है, जो आपने डीएससी लगाया था फर्स्ट टाइम जब आपने यूजर आईडी क्रिएट की थी, वो एक्सपायर हो गया है, तो आपको एमसीए सर्विस में जाके यहाँ से अपडेट करना पड़ेगा। ये भी हम प्रोसेस अगली क्लासेस में देखेंगे। यहाँ से डिन से रिलेटेड काम होता है। अगर आपको किसी भी डायरेक्टर का डिन स्टेटस देखना है कि उसका डिन एक्टिव है, नहीं एक्टिव है, अप्रूव्ड है, डिस्क्वालिफाइड है, तो यहाँ से डिन स्टेटस में देखते हैं। वेरीफाइड डिन एंड पैन डिटेल ऑफ द डायरेक्टर, पैन और डिटेल डायरेक्टर्स की वेरीफाई करते हैं कि उसके पैन और डिन में क्या इन्फॉर्मेशन है, मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। और जब मैंने बताया हर साल आपको एक केवाईसी करनी होती है, तो जब हम सेकेंड टाइम केवाईसी कर रहे होते हैं तो हम वेब केवाईसी का यूज करते हैं। फर्स्ट टाइम जब केवाईसी होती है तो फॉर्म जाता है, सेकेंड टाइम केवाईसी में हम वेब केवाईसी का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम ये ऑप्शंस करते हैं। किसी भी कंपनी या एलएलपी का आपको मास्टर डेटा एक्सेस करना है
उसके इंडेक्स ऑफ चार्जेस देखने हैं, उसकी सिग्नेटरी की डिटेल देखनी है, उसकी कंपनी के डायरेक्टर अंदर प्रोसिक्यूशन कौन कौन से हैं वो देखने हैं, कंपनी रजिस्टर्ड इन लास्ट 30 डेज वो देखना है, डायरेक्टर्स का मास्टर डेटाबेस देखना है कि वो डायरेक्टर के अगेंस्ट में कौन कौन सी कंपनी ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। व्यू डायरेक्टर डेजिग्नेटेड पार्टनर डिटेल्स एडवांसर, जहां जहां लॉक ऑप्शन है ना, ये जो लॉक ऑप्शन देख रहे हो, दिस ओनली बी एसेसिबल आफ्टर योर लॉगिन। जब तक आप लॉगिन नहीं करोगे पोर्टल पे तब तक आप ये सर्विसेज को अवेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि इन सर्विस को ओपन करने के लिए आपका पोर्टल लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। तो मास्टर डेटाबेस को चेक करना है, इंडेक्स ऑफ चार्जेस, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। एलएलपी से रिलेटेड कंपनी को चेक करना है कि कोई कंपनी ऑलरेडी क्या इस नाम से रजिस्टर्ड है, उसके नियर बाई और कौन कौन सी कंपनी मिल रही है, तो यहाँ से करोगे। फाइंड LLIPN नंबर, फिर फॉर्म्स, उसके ई फॉर्म्स कौन कौन से हैं एलएलपी से रिलेटेड वो आपको सारे यहाँ पे मिलेंगे। कंपनी से रिलेटेड अगर आपको काम है, प्राइवेट लिमिटेड, सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी कंपनी, लिमिटेड कंपनी और भी अदर कंपनीज हैं, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसका नाम देखना है, फर्स्ट टाइम कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो या उसका नेम के सिन नंबर जानना चाहते हो तो चेक नेम करो। फाइंड सिन नंबर, स्पाइस प्लस आपको पता है ये लॉगिन ऑप्शन है, यहाँ से हम नई कंपनी क्रिएट करते हैं। रन, ये स्पेशली तब यूज होता है जब आप किसी पुरानी कंपनी का नाम चेंज करोगे, किसी पुरानी कंपनी का नाम चेंज करोगे, जो आप उसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप ये रन यूनिक नेम वाला पोर्टल यूज करते हैं और यहाँ से अपनी अप्रूवल लेते हैं कि भाई मैं ये नाम चेंज करना चाहता हूँ मिनिस्ट्री में, कंपनी ये कंपनी नाम से इस कंपनी का नाम में बदलना चाहते हैं, तो उसका पूरा प्रोसेस है, उनको भी हम आगे की क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। फिर CSR2 है, इनकॉर्पोरेशंस के हैं, फॉर्म के रिलेटेड डिटेल, ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये सारा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद कंप्लेंट, किसी के अगेंस्ट आपको कोई कंप्लेंट डालनी है, मान लो कोई कंपनी के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट डालना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ से कंप्लेंट रेज कर सकते हो, इन्वेस्टर एंड सीरियस कंप्लेंट, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई मिनिस्ट्री में काम कर रहे हो और सपोज करो आपको कुछ चीजें रिक्वायर्ड है, आपने कोई फॉर्म प्रोसेस किया, मिनिस्ट्री उसको प्रोसेस नहीं कर रही है, कुछ एरर आ रहा है, ठीक है, तो अगर आप अपनी कंप्लेंट रेज करना चाहते हो फॉर्म से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड, तो यहाँ से आप क्रिएट सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट पे काम कर सकते हो, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कभी हम पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट फंस जाती है, हमें पेमेंट बताना होता है कि हमने पेमेंट कर रखी है, सारे अभी पेंडिंग ही शो कर रहा है पिछले 5 दिनों से, तो उसका पूरा हमें कंप्लेंट क्रिएट करनी होती है ताकि हमारा वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर पाए मिनिस्ट्री, ठीक है। क्योंकि सारा ई प्रोसेस है तो यहाँ से हम सर्विस क्रिएट करते हैं सर्विस से रिलेटेड, और यहाँ से हम किसी कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आती है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, अगर जैसे आपको पता है कोई भी कोर्ट केस होता है, एनसीएलटी में केस चला गया या हाई कोर्ट में केस चला गया, किसी सेशन कोर्ट में केस है, तो हमेशा आपसे सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट के बेस पे आप उनको कोर्ट में केस फाइल कर रहे हो तो जो जज है वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट को पे बिलीव नहीं करता, वो आपसे सर्टिफाइड कॉपी मांगेगा। सर्टिफाइड कॉपी मतलब आप जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी फाइल कर चुके हो मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री उसको सर्टिफाई करेगी कि भैया ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल वैलिड है और ये यहीं से मिले, सर्टिफाई करती है, ठीक है। तो अगर आपको सर्टिफाई कॉपी चाहिए तो आप ये वाला पोर्टल यूज करते हो। व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट मैंने बताया, किसी भी कंपनी का कोई भी इनकॉर्पोरेशन से लेके उसकी जो भी फाइलिंग्स है उससे रिलेटेड अगर डॉक्यूमेंट जानना चाहते हो, ठीक है, वो सारे के सारे व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट पे, रिक्वेस्ट फॉर स्कैन डॉक्यूमेंट, ठीक है। फी से रिलेटेड सारा काम यहाँ से किसी की इंक्वायरी कर सकते हो फीस को, कि वही उसकी, जैसे नई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो उसकी क्या फीस होगी, क्योंकि स्टेट वाइज है, अलग अलग स्टेट वाइज है, कैपिटल वाइज है, ठीक है। कोई फॉर्म अगर मान लो कंपनी कन्वर्ट कर रहे हो तो उस कन्वर्जन में मिनिस्ट्री कितनी फीस देगी आपसे, ठीक है। तो फीस से रिलेटेड सारा इंक्वायरी यहाँ से होता है। पे लेटर दिखाएंगे थोड़ा, देखो ये है इंक्वायरी, मैं सारा भी दिखाऊंगा, अभी अभी अलाउड नहीं है, अभी मिनिस्ट्री कुछ काम कर रही है इसके ऊपर, रुक जाओ। एमसीए सर्विसेज इंक्वायरी फीस, देखो ये आ गया, ठीक है। ये इंस्पेक्शन ऑफ कंपनी, व्यूइंग कंपनी डॉक्यूमेंट। अब यहाँ से आपको सबसे पहले कंपनी पे क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट फॉर्म पे, देखो ये सही से नहीं चल रहा ना, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। रजिस्टर करके देख सकते हैं ये वाला, क्या कह रहे हो? ये बिना रजिस्टर किए भी देख सकते हो, ये इसके लिए लॉगिन के लिए। ये नहीं सर, दूसरे वाला जो दूसरा जो लॉक किया हुआ है, ये लॉक जो है स्पाइस, हाँ
प्लस, हाँ, रिक्वेस्ट ये फॉर सब स्कैन डॉक्यूमेंट्स, हाँ हाँ, ये सब हम आप कैसे जैसे इस पे क्लिक करोगे देखो लॉगिन मांगेगा। तो लॉगिन हम लोग खुद कर सकते हैं ना, प्राइवेट लिमिटेड हाँ कंपनी हाँ इन्फॉर्मेशन बनाएंगे, करेगी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको आपको नेक्स्ट क्लासेस में यही सब समझाने वाला हूँ, रजिस्टर कैसे करोगे, ठीक है, लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है, ओके सर। क्लियर है। तो अभी ओके। हम बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर पे लेटर है, यहाँ से हम पे लेटर के चलान पे करते हैं। मैंने बताया था ना अभी कि जब हम फॉर्म को अपलोड करते हैं तो दो ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन ये आता है कि हम पेमेंट अभी कर दें, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आता है कि हम चलान जनरेट करते हैं पे लेटर का, कोई दिक्कत नहीं जी, मैं 2-3 दिन में इसकी पेमेंट कर दूंगा, फॉर्म को एक्सेप्ट, फॉर्म को अपने पास ले लो, जब मैं पेमेंट करूंगा तभी प्रोसेस करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम पे लेटर वाला ऑप्शन चूज करते हैं, और यहाँ पे जब पे लेटर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मैं लॉगिन कर ही लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए। आज ऐसे ही चलने वाला है लगता है। देखो जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे, देखो मेरे पास आ रहा है ना साइन आउट का ऑप्शन है, यहाँ पे साइन आउट आ रहा है, ठीक है। तो जब आप लॉगिन कर लोगे, तो जब आपने पे लेटर का चलान जनरेट किया है, तो जब पे लेटर का चलान जनरेट होता है तो साथ साथ में एसआरएन भी जनरेट होती है उसकी। तो पे लेटर पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे एसआरएन पूछेगा, और एसआरएन करके आप यहाँ से सबमिट कर सकते हो। ये सारा प्रोसेस हम आगे देखेंगे क्लासेस में, ठीक है, एक एक करके सारा। फिर लिंक्ड एनएफटी पेमेंट है, किसी ने पूछा था क्या हम ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। हाँ जी, फॉर्म्स को ऑफलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ऑफलाइन पेमेंट का एक पूरा प्रोसेस है, उसको हमें एनएफटी के साथ, नेशनल फंड इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर के साथ हमें उसका जो यूटीआर नंबर मिलता है पेमेंट करने के बाद, उसके साथ हम लिंक करते हैं, ठीक है। पे मिसलिनियस फी, पे स्टाम्प ड्यूटी, जब हम फॉर्म को, इनकॉर्पोरेशन फॉर्म को अपलोड करते हैं और पे लेटर निकालते हैं ना, ठीक है, तो वहां पे हमें स्टाम्प ड्यूटी अलग पे करनी होती है और फॉर्म की फीस अलग पे करनी होती है। तो स्टाम्प ड्यूटी में जाते हैं, जहां से हम अपने ट्रैक पेमेंट स्टेटस को क्लिक करते हैं कि हमने किसी को पेमेंट कर दिया और उसका पेमेंट, मान लो उसका स्टेटस जानना चाहता हूँ। कभी कभी होता है पेमेंट हमने बैंक से कर दिया बट मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे पहुंचते पहुंचते वेबसाइट फेल हो गई, ठीक है, तो अपने पेमेंट का स्टेटस ट्रैक करके उसको फेच कर सकते हैं पूरे डेटा, और वहां से फॉर्म को, जो फॉर्म पेमेंट किया हमने, उसको हम मिनिस्ट्री तक पहुंचा सकते हैं। तो ये ट्रैक पेमेंट स्टेटस है। जनरेट एसआरएन फॉर ऑफलाइन पेमेंट, ठीक है, ये भी यूज होता है जब हम ऑफलाइन पेमेंट्स के लिए काम करते हैं, ठीक है। पहले ही बताते हैं कि कौन सा फॉर्म अपलोड करने वाले हैं और उसकी पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम लिंक आराम से कर सकें, ठीक है। फिर इन्वेस्टर सर्विसेज है, फिर ये है डेटा बैंक है, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन का डेटा बैंक है, जहां से हम ट्रैक करते हैं अपने एसआरएन का स्टेटस, ठीक है। एसआरएन स्टेटस पे जाओगे, यहाँ पे डेट रेंज, अब ये जो डेट रेंज होती है वो मैक्सिमम 7 डेज की होती है, कोई भी 7 डेज आप चूज कर लो। जैसे मैंने बोला कि 10 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में मैंने मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे क्या कोई फॉर्म अपलोड किया है, तो मैंने सबमिट किया, तो मेरे ये फॉर्म आया, देखो ये फॉर्म आ रहा है इस एसआरएन के अगेंस्ट में, ये स्टेटस क्या है इसका, पेड है, और ट्रांजेक्शन स्टेटस क्या है, अप्रूव्ड है। तो अगर आपके पास आपने कोई पेमेंट अपलोड की है, फॉर्म अपलोड किया है और वो पेड नहीं हुआ है, तो यहाँ से आप इसे कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये पेड पे क्लिक करोगे तो ये चालान मिल जाएगा कि आपने किस फॉर्म को अपलोड किया था। तो मैंने फॉर्म AOC 4 को अपलोड किया था, ठीक है, फॉर्म AOC 4 को अपलोड किया था, और इस पे कंपनी का नाम भी मेंशन होता है कि कौन से कंपनी के लिए किया था, ठीक है। ये इसका स्टेटस, बस स्टेटस बताएगा कि ये फॉर्म आपका कंप्लायंस रिलेटेड फाइलिंग है, कंपनी का नाम बताएगा, और उसकी डेट ऑफ फाइलिंग, सर्टिफिकेट, क्योंकि इस केस में कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो आपको बताएगा सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल। जिस केस में सर्टिफिकेट हो, जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेशन केस में सर्टिफिकेट मिलता है, नेम चेंज के केस में सर्टिफिकेट मिलता है, तो उस केस में आप यहाँ पे सर्टिफिकेट भी यहाँ से डाउनलोड करते हो। तो ये सारा का सारा एमसीए की ये एक एक करके सर्विसेज है जिसको हम बहुत यूज करते हैं अपने डे टू डे वर्क में। तो आगे की 2-3-4 क्लासेस हम और लेंगे, कम से कम 2 से 3 क्लासेस होगी हमारी सिर्फ अभी एमसीए पोर्टल के, जो पोर्टल का जो सर्विसेज पार्ट है उसके ऊपर, क्योंकि सर्विसेज पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम काम करोगे तो आपको दिक्कत आएंगी, तो उस दिक्कत को तो दूर करेगा कि आपको ये चीजें हो गई तो इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। बाकी और भी सारी चीजें हैं जिसको आप टाइम टू टाइम देखते रहते हो, टाइम टाइम आपकी इसकी रिक्वायरमेंट होती रहती है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी एमसीए सर्विस, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल,
डीएससी से, और लास्ट तक हम जब ये कंप्लीट कर लेंगे फिर हम इनकॉर्पोरेशन के थ्रू की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब कोई डाउट पूछो, डाउट है किसी को कुछ? सर मुझे एक डाउट है। बताओ सोहेल। हाँ सर, आपने कहा था ना प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, तो हाँ सर जी। इसके अंदर आप ये कहना चाहते हो कि सर कोई एडवोकेट है जो इस फील्ड के अंदर वर्क कर रहा है, या फिर मतलब वो एडवोकेसी कर रहा है, या फिर मतलब कोई भी प्रोफेशनल? देखो, मैं जब हम एलएलबी का एग्जाम देते हैं तो हमने हमारा क्वालिफिकेशन एलएलबी हो जाता है, सिंपल, ठीक है। लेकिन जब हम एलएलबी पास कर लेते हैं तो हम अपने आप को किसी बार काउंसिल में रजिस्टर करते हैं, ठीक है। दो तरह के प्रोफेशनल, जैसे मैं हूँ चार्टर्ड, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट बन के किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मैं एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल नहीं हूँ, ठीक है। उसी तरह से जब एलएलबी पर्सन, किसी ने एलएलबी का एग्जाम पास कर लिया और जाके कंपनी में काम कर रहा है, तो वो एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल नहीं। जब वो किसी कोर्ट में, लोकल कोर्ट में या बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर करता है, ठीक है, एज ए प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, तभी वो एडवोकेट कहलाता है, ठीक है। जब हम किसी बार काउंसिल में रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो हमें एक इशू होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो जब आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपके पास है, यानी कि आपने किसी ना किसी बार काउंसिल में अपने आप को एज ए प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल रजिस्टर कराया हुआ है, तब आप मिनिस्ट्री में कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप मिनिस्ट्री में कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। क्लियर है? ओके सर, आई गॉट इट। सर एमबीए प्रोफेशनल्स के लिए कुछ नहीं है सर इसके अंदर? एमबीए, देखो एमबीए प्रोफेशनल, अगर आप सपोज करो एमबीए प्रोफेशनल और आप खुद का फॉर्म रन कर रहे हो, ठीक है, आपने बोला भाई मैं खुद का फॉर्म रन करूंगा, मेरे को जीएसटी की नॉलेज है, मेरे को इनकम टैक्स की नॉलेज है, और मेरे पास क्लाइंट बेस भी है, तो मैं चलो जी मैं काम करता हूँ, आपके पास कोई नया कंपनी आई, या आपका प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, उन्होंने बोला कि भाई मेरे को प्राइवेट लिमिटेड बना दो, या आपके किसी क्लाइंट ने बोला कि मेरी प्राइवेट लिमिटेड बना लो, ठीक है, तो आप इस पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हो। मिनिस्ट्री ने बोला बिजनेस यूजर कोई भी रजिस्टर कर सकता है इस पोर्टल पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपको हमने पूरा पोर्टल समझा दिया, पूरा पोर्टल आपको पता है कैसे काम करता है, पोर्टल की ये सारी चीजें के लिए तो कोई प्रोफेशनल्स की नीड नहीं है, ठीक है। अब आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन पे आए, आपने स्पाइस प्लस को फॉर्म को ओपन किया, न्यू फॉर्म को मेरे बताए गए स्टेप्स के थ्रू, हमारे बताए गए स्टेप्स के थ्रू आपने पूरा फॉर्म अपलोड कर दिया, फॉर्म प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। आपने न्यू एप्लीकेशन पे गए और यहाँ से पूरा फॉर्म फिल किया, फिल करने के बाद अब एक बात आएगी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की, ठीक है। तो आपके या तो आपके टाउन में या आपके नियर बाई पर्सन में, या आप हमसे किसी से भी बोल सकते हो कि सर ये मेरा फॉर्म सर्टिफाई कर दो, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म सर्टिफाई कर दो, तो आपसे वो फीस सिर्फ सर्टिफिकेशन की लेगा, वो पूरा फॉर्म प्रोसेस करने के लिए नहीं लेगा। एक तो आप उसको क्लाइंट नहीं दे रहे, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, आपने उससे बोला कि सर मुझे फॉर्म ये सर्टिफाई कर दो, तो आपसे क्या कहेगा, ठीक है जी अब मैं आपसे 2000 या 3000 रुपए आपसे सर्टिफिकेशन के ले लूंगा। तो आपने उसको 2-3 हजार रुपए दिए, उसने फॉर्म को एक बार चेक भी कर लिया और चेक करके अपनी सिग्नेचर लगा दी, ठीक है, कौन सी सिग्नेचर लगा दी, डिजिटल सिग्नेचर, और फॉर्म आपको वापस भेज दिया। उस फॉर्म को आपने मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे अपलोड किया और आपका फॉर्म बन गई। अब एक बार कंपनी बन जाती है ना, तो उस केस में उसके बाद जो फाइलिंग होती है वो कोई भी प्रोफेशनल कर सकता, कोई बंदा कर सकता है, उसमें डायरेक्टर की सिग्नेचर के साथ होती है, जब तक कि कंपनी एक लार्ज कंपनी नहीं है, जब तक कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर नहीं होता। बहुत ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिसमें प्रोफेशनल्स की सिग्नेचर्स की सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जहां पे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, आप अपने किसी भी नॉन प्रोफेशनल से जो एलिजिबल है, चाहे वो सीएस है, चाहे वो सीए है, चाहे सीएम है, उनसे सर्टिफाई करा सकते हैं उस फॉर्म को। काम आप खुद करो, सर्टिफाई किसी और से कराओ। एडवोकेट कर सकते हैं सर? मैंने बताया ना, कंपनी इनकॉर्पोरेट में तो एडवोकेट एलिजिबल है ही है, ठीक है। जब कंपनी, जैसे मान लो कंपनी का एओसी 4 फाइल करना है, ठीक है, तो एओसी 4 में कंपनी नई कंपनी है, अगर टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है, तो डायरेक्टर के सिग्नेचर से फाइल हो जाता है, एडवोकेट को अपनी सिग्नेचर या सीए को सिग्नेचर लगाने की जरूरत नहीं होती है। नहीं, न्यू फॉर्मेशन के लिए, न्यू फॉर्मेशन के लिए एडवोकेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अभी आप आगे क्लास में देखोगे कैसे का जरूरत नहीं है ना, सीए का जरूरत नहीं ना? नहीं सर, मेरा एक कंपनी ऑलरेडी मेरे डॉक्यूमेंट्स भेजा है, तो रजिस्टर करवाना है, थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा। अभी हम करेंगे ना। अच्छा अभी हम क्लासेस अगले वीक हम नई कंपनी इनकॉर्पोरेशन पे ही काम करेंगे, ठीक है, हाउ टू इनकॉर्पोरेट ए न्यू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो अब स्टेप बाय स्टेप करते चले जाना। ठीक है, ठीक।
हाँ जी, और किसी को कोई क्वेरी? तो आप सब अब एक बार आज एमसीए जो नए हैं, जिन्होंने आज तक एमसीए पोर्टल विजिट नहीं किया है, तो गो टू एमसीए पोर्टल और जो भी मैंने आपको बताया है एक बार व्यू करो, जितना देखोगे उतना समझोगे। तो क्लास खत्म करूं मैं आज की? यस सर। Yes, sir. थैंक यू। फिर नेक्स्ट मिलते हैं। अब आज क्या है हमारा? ट्यूसडे। वी विल मीट ऑन थर्सडे एट 10। ओके। Okay, sir.